हमारे यहाँ पुलिस कप्तान रहे, एसपी रहे। एसपी यानी एक अशोक स्तंभ और एक स्टार। बाद में 2 स्टार हो गया, एक अशोक स्तंभ 2 स्टार, फिर 3 स्टार धारण किया। उसके बाद आप नेताजी बने। का जीन्स हमारे अंदर था। मैंने एक पीपीएस हो करके उसके बाद आईपीएस पा करके नौकरी अवश्य की है, लेकिन जो एक जनहित की भावना, एक गरीबों के प्रति जो हमदर्दी की भावना। अभी रहा कि आपके पिताजी 6 बार विधायक, 3 बार एमपी रहे, तो उनकी भी साख थी और उनका भी एक प्रभाव। सरकार कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने मेरा उत्पीड़न ना किया हो, जिसने मुझे क्या अपने पद से हटाया ना हो, या मेरा क्या कहते हैं प्रशासनिक नुकसान। 1989 में जब ताला खुला था, उस समय बाबूजी ने कम्युनिस्ट पार्टी से जीत करके पूरे देश को एक मैसेज दिया था धर्मनिरपेक्षता का, और क्या कहते हैं जातिवाद और अर्थवाद की राजनीति से दूर हट करके उन्होंने एक मैसेज पूरे देश को। कोई जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई धर्म को बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ ने एक आदेश पारित किया कि कोटा में कोटा। उनका यह कहना था कि जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रदेश सरकारें चाहें तो कोटा में कोटा दे सकते। इसको लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया और तमाम राजनीतिक दलों ने उसमें भाग लिया। तो भारतीय पुलिस सेवा से यूँ कहा जाए, शुरुआत तो आपकी प्रदेश पुलिस सेवा से हुई, बाद में आईपीएस कैडर मिला, कई जगह आपने कप्तानी किया आजमगढ़। हमारे यहाँ पुलिस कप्तान रहे, एसपी रहे। एसपी यानी एक अशोक स्तंभ और एक स्टार। बाद में 2 स्टार हो गया, एक अशोक स्तंभ 2 स्टार, फिर 3 स्टार धारण किया। उसके बाद आप नेताजी बन गए। तो भारतीय पुलिस सेवा से यूँ कहा जाए, शुरुआत तो आपकी प्रदेश पुलिस सेवा से हुई, बाद में आईपीएस कैडर मिला, कई जगह आपने कप्तानी किया आजमगढ़, गाजीपुर, बांदा से लेकर के लखीमपुर खीरी और एक जगह आजमगढ़ नहीं आजमगढ़। हाँ, तो यह करने के बाद ऐसा क्या रह गया कि आप नेता बनना चाहे, फिर सदन में हम जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए, जैसे व्यक्ति की ख़त्म नहीं होती है क्या इच्छा? नहीं, वो कारण नहीं था। दोस्तों हम बता दें, हम हैं श्री अरविंद सेन के साथ। इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर क्षेत्र है जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मिल्कीपुर की कई एक घटनाएं राष्ट्रीय पटल पर हैं। बुलडोजर भी यहाँ गड़गड़ा रहा है। बाबा भी लगातार, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं यहाँ से। अवधेश प्रसाद सांसद हैं। कभी आपके पिताजी यहाँ से कई बार सांसद, यानी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 6 बार और 6 बार विधायक रहे। तो मित्र सेन जी के लड़के हैं आप, अरविंद सेन, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे। जी बताएं भाई साहब, यह लिप्सा कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? नहीं, इससे लिप्सा नहीं कहेंगे। हाँ, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं आप जी। जो आदमी जहाँ पैदा होता है, जिन परिस्थितियों में, जिस वातावरण में, वो मेरा जो वातावरण था पैदाइश का, और उसके साथ जो जनहित का काम था, गरीबों की रहनुमाई का काम था, गरीबों की मदद का काम था, वो मैंने बचपन से देखा था। अब बाबूजी उसी 1965 से शुरू किया, इसके 63-65 से शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 77 में पहला इलेक्शन लड़ा, इमरजेंसी में उसमें DIR और मीशा में गए। उसके बाद क्या कहते हैं 77 में पहला इलेक्शन लड़ने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने जनता पार्टी को हरा करके राजनीतिक पारी की शुरुआत किया, और उत्तरोत्तर वो प्रगति की तरफ चलते चले गए। तो हम लोगों के अंदर जो जीन्स था, जिसे आप कह रहे हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि के तले, और जो संस्कार जिसे कहते हैं उसके तले राजनीति का जीन्स हमारे अंदर था। मैंने एक पीपीएस हो करके उसके बाद आईपीएस पा करके नौकरी अवश्य की है, लेकिन जो एक जनहित की भावना, एक गरीबों के प्रति जो हमदर्दी की भावना है, वो हमारे संस्कार में थी, मेरे आचरण में थी। उनकी अगुवाई करना, उनकी रहनुमाई करना, ये हमारे व्यवहार में था। और मैंने जहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पद का निर्वहन किया है, वहाँ भी मैंने गरीबों का ही काम किया है। और मैं कहीं बायस होकर के किसी को मैंने ना तो कभी सताया है, ना किसी के खिलाफ जा कर के आउट ऑफ वे जा कर के नियमों के विपरीत या क्या कहते हैं कानून के विपरीत मैंने कोई कार्रवाई की है। मतलब सरकार जैसा चाहिए वैसा करते रहे। सरकार ने कहा डंडा बजा दो तो डंडा बजा दिया। ऐसा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं किया है। अच्छा। मेरी जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही है, वहाँ से फीडबैक आप लेकर करके पता कर सकते हैं कि एक मैं जनसेवक के रूप में जाना जाता था, अरविंद सेन के रूप में जाना जाता था, कप्तान के रूप में जाना जाता था, एक उत्पीड़क, एक क्या कहते हैं सरकारी उसका नुमाइंदा बन करके प्रशासक के रूप में नहीं जाना जाता। एक कारण यह भी रहा कि आपके पिताजी 6 बार विधायक, 3 बार एमपी रहे, तो उनकी भी साख थी और उनका भी एक प्रभाव था, उसका भी लाभ मिला होगा आपको? निश्चित रूप से
उनकी जो ताकत थी, जी जो उन्होंने हमको हमारा मनोबल, मानसिक बल और ताकत दी थी, जी राजनीतिक ताकत में तो हमने, अगर आप हमारी क्या कहते हैं प्रशासनिक जीवन की वो करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो आप पाएंगे कि बाबूजी हमेशा विरोध में रहे। हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के नाते हमारा नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी के नाते मेरा नुकसान हुआ। जब बाबूजी बसपा से सांसद हो गए, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब भी मेरा नुकसान हुआ। बहन जी आई, उसमें थोड़ा सा हमको वो मिला। उसके बाद जैसे ही बाबूजी फिर 2008 में समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर मेरा नुकसान हुआ। 2012 तक मेरा नुकसान हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई, तो फिर मुझको क्या कहते हैं कुछ पदस्थ किया गया। लेकिन वहीं उसी समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस दिन बाबूजी की 13वीं थी, उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र लखीमपुर से मिर्ज़ापुर किया जाता है और मिर्ज़ापुर से CBCID किया जाता है। और CBCID के बाद मुझे 1 महीने CBCID में रहना पड़ा, फिर मुझको गाजीपुर भेजा जाता है, फिर चुनाव आयोग हमारा ट्रांसफ़र करता है। तो इस दौर से मैं गुजरा हूँ। मैं हमेशा प्रतिरोध के विरोध उससे गुजरा हूँ। कभी कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने मेरा उत्पीड़न ना किया हो, जिसने मुझे क्या अपने पद से हटाया ना हो, या मेरा क्या कहते हैं प्रशासनिक नुकसान न किया हो। कारण क्या था? आप उनकी बात नहीं मानते थे, विधि विरुद्ध काम करते थे, ऐसा क्या था? मुख्यमंत्री आपको पसंद नहीं करते थे? उसका कारण केवल यही था कि जो हमारी कार्यशैली थी जी वो कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं के जो उनकी क्या कहते हैं चाटुकारिता की वो था, स्वरूप था, जो उनके गैर कानूनी कामों को करने की प्रवृत्ति होती थी, वो मेरे अंदर नहीं थी। मैं हमेशा उनके विरोध में जो सही होता था उसको उसके करता था। तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई न कोई कारण ज़रूर रहा होगा। और फिर बाबूजी का राजनीतिक जो जीवन था, उनकी राजनीतिक जो पार्टियाँ थीं, उसके तले भी मेरा नुकसान हुआ है लगातार। जी अरविंद जी, अयोध्या इस समय पूरे तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आप भी लड़े यहाँ से लोकसभा का, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था आपने, लोग ऐसा कहते हैं। अब असली बात तो आप ही बताएंगे। देखिए, मैं जब मैं लौट करके आया था जी निरुद्धि से, जब मैं हो करके आया था जेल निरुद्धि से, तो उसके बाद मैंने किसी भी नेता से संपर्क नहीं किया, न किसी पार्टी के कार्यालय तक मैं गया, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो। लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिलेगा, तो मैंने कहा दिलवा दीजिए। लेकिन जब ये हो गया कि नहीं, ढेर सारे कारक हैं टिकट के, तो उन कारकों को मैंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ भी राजनीतिक जो हमारा प्रशासनिक स्वरूप था वही यहाँ भी स्वरूप है, राजनीतिक स्वरूप भी है। मैंने किसी की जो उनके मानदंड हैं टिकट पाने के, उन मानदंडों पे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं करीबी उनके और भी संबंधों को लेकर के हों, उन कारकों पे, उनके मानकों पे मैं कहीं सफल नहीं रहा, लिहाजा मुझे कहीं से टिकट नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने बाबूजी की जो पुरानी ठाती थी, उनकी जो पहचान थी, जिस पार्टी ने उनको राजनीतिक उत्कर्ष दिया था, उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि साहब अगर आप चाहते हो तो हम आपको अपनी पार्टी से टिकट देकर के लड़ा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बाबूजी की पुरानी ठाती है, अगर आम जनमानस में और मिल्कीपुर की धरती पर उन्होंने काम किया है, फैजाबाद की धरती पर उन्होंने काम किया है, इसी पार्टी के तले काम किया है। और जब राम मंदिर की शुरुआत थी तो उन्हें 1989 में जब ताला खुला था, उस समय बाबूजी ने कम्युनिस्ट पार्टी से जीत करके पूरे देश को एक मैसेज दिया था, धर्म निरपेक्षता का, और क्या कहते हैं जातिवाद और अर्थवाद की राजनीति से दूर हट करके उन्होंने एक मैसेज पूरे देश को दिया था कि फैजाबाद की जनता की सोच क्या है, फैजाबाद की जनता चाहती क्या है। उसके बावजूद भी अब आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उनके तले सारे समीकरण बदल गए हैं, गरीबों की सोच बदल गई है, गरीब अमीर, शोषक शोषित की परिभाषा बदल चुकी है। आज सारा सब कुछ तरमीम हो करके जो राजनीतिक कलेवर है उसका स्वरूप ही बदल गया है। तो जो राजनीति पहले थी, जो स्वरूप पहले था राजनीति का, जो नेताओं की क्या कहते हैं सोच पहले थी, जो आज है, उसमें बहुत ही अंतर आ गया है। लिहाजा उन परिस्थितियों में मैंने तय किया कि जो अर्थवाही क्या कहते हैं पार्टियां हैं, जो पार्टी सिंबलों पे चल रही हैं, जो धर्म पे चल रही हैं, जात पे चल रही हैं, पैसे पे चल रही हैं, उनके सापेक्ष ना जाकर के मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का चयन किया था। आगे भी भिड़ेंगे कि हताश हो गए हैं? नहीं भाई, बिल्कुल हताशा तो कोई सवाल ही नहीं है। हताश होना तो सीखा ही नहीं भिड़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मैं देश काल परिस्थिति को पढ़ करके जो राजनीतिक हालात पैदा हो रहे हैं, जो जातीय हालात पैदा हो रहे हैं, जो धार्मिक सांप्रदायिक हालात पैदा हो रहे हैं, उनकी समीक्षा कर करके जब भी बेहतर विकल्प हमारे सामने आएगा उसको स्वीकार करके मैं जनसेवा में और राजनीति में बना रहूँगा। पिताजी की पृष्ठभूमि को और आगे बढ़ाने की प्रत्याशा में अरविंद सेन ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, और
एक तरह से बुरी तरह से पराभव बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? नहीं, पराभव था, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। जिस आशा आकांक्षा के साथ मैंने जनता के बीच में जाकर के अपने आप को प्रस्तुत किया था, उस पर मैं खरा नहीं उतरा। न जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, नो डाउट, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो बहाव कौन सा था? जातीय भाव था। तो यह बहाव तो कहीं ना कहीं आगे भी रहेगा। नहीं, परिस्थितियाँ बदलेंगी। धर्म का रहेगा, जाति का रहेगा, वह खत्म कहाँ हो रहा है? नहीं, ये एक विकराल रूप भी ले सकता है, वर्ग संघर्ष का रूप भी ले सकता है, अच्छा, जातीय संघर्ष का रूप भी ले सकता है। कारण? राजनीतिक विद्वेषता, सामाजिक विद्वेषता, जातीय विद्वेषता, ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कौन बढ़ा रहा है? राजनीतिक पार्टियां बढ़ा रही हैं। कौन सी पार्टियां? सारी पार्टियां। उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। अच्छा। कोई जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई धर्म को बढ़ावा दे रहा है, कोई क्या कहते हैं, तमाम तरह के समीकरण बना के, जातीय समीकरण बना करके राजनीति को भ्रमित कर, राजनीति में जनता को भ्रमित करेंगे। आप किसको बढ़ावा देंगे? चलिए दल से अलग हट करके बताइए, किसको बढ़ावा देंगे? नहीं, मुझे बढ़ावा देने के नहीं, मैं तो केवल ये चाहूँगा कि जो आज की तारीख में जो विभेदीकरण है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वो ख़त्म हो। कैसे ख़त्म होगा? चलिए अरविंद जी, आप भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं, आपसे बात करने में मज़ा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ ने एक आदेश पारित किया कि कोटा में कोटा। उनका यह कहना था कि जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रदेश सरकारें चाहे तो कोटा में कोटा दे सकती हैं। इसको लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया और तमाम राजनीतिक दलों ने उसमें भाग लिया। भारत बंद में, बंद का आह्वान असंवैधानिक है, विधि विरुद्ध है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब हम कोटा में कोटा पर बात करते हैं, इसे किस दृष्टि से देखते हैं? और आपका देखिए, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का एक आर्डर है जी, एक आदेश है उनका, उन्होंने समीक्षा के बाद किया है जी। लेकिन एक मैं आपको बड़ी अजय वो कह दूँ जो निहायत ही कड़वा है जी। जो जुडिशरी में जी, वर्चस्व शब्द एक है, उसको अगर आप मद्देनजर देखेंगे तो समाज का हर वर्ग ये सोचता है कि किसका वर्चस्व है, सत्ता में किसका वर्चस्व है, प्रशासन में किसका वर्चस्व है, उसके द्वारा लिया गया निर्णय कितना जनहित में है, कितना नहीं, क्या कहते हैं, लोकहित में नहीं है, उसकी समीक्षा आम आवाम करता है। राजनीतिक नेता लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग अपने चश्मे से देखते हैं, वोट की पद्धति, वोट के स्वरूप में देखते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी कोई राजनीतिक सामाजिक कारण होगा, कोई उसके पीछे क्या कहते हैं, उनकी कोई सोच होगी जिसके तले वो विरोध कर रहे हैं। जो निर्णय हुआ है वो भी कहीं ना कहीं किसी सोच के तले निर्णय हुआ है, और जो उसका जो विरोध हो रहा है वो भी उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि विरोध करने वाला गलत है या निर्णय देने वाला गलत है। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन विरोध करने वाले की सोच निर्णय देने वाली सोच के विपरीत है, लिहाजा ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। भाई साहब गोल गोल घुमा रहे हैं आप। नहीं, हम गोल नहीं घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। घुमा इसलिए रहे हैं कि आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। दोनों ओर देख रहे हैं, उधर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा। अब थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर देता हूँ सर। अब आप जानते भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो कोटा में कोटा कर सकती हैं, चाहें और न चाहें उन पर छोड़ दिया। लेकिन यह भी कहा कि यदि कोटा में कोटा करते हैं तो संवैधानिक चश्मे से हम उस आलोक में उसे देखेंगे कि गलत है कि सही है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने क्या आपको नहीं लगता, गांव में आप घूम रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता, हम दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, गांव में आप गए हैं और पहले भी जाते रहे हैं, पिताजी के समय में भी आने जाने का आपको रहा है, आप पुलिस कप्तान रहे तब भी आप जाते थे, गांव में देखते थे तमाम घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में। क्या यह नहीं लगता कि जो अमीर हो गए वो और भी अमीर होंगे, उन्हीं को लाभ मिलेगा, और जो गरीब हैं वो लगातार दबते जाएंगे, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसको अब इसकी जरूरत नहीं है। ये आपने बिल्कुल कही, सही बात कही। क्रीमी लेयर वहाँ भी बन गई है जी। आरक्षण से जो पोषित लोग हैं जी, उनमें भी क्रीमी लेयर बन गई है जी। एक फादर उनके अगर आईपीएस थे तो उनका बेटा भी आईपीएस हुआ है, उनकी बेटी भी आईएएस हुई है, उनके हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ठीक है, लेकिन ये हाँ क्रीमी लेयर में वो लोग शरीक हो गए हैं, और वो उन्होंने अपना सब कुछ जो उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक उत्थान होता है उसकी पराकाष्ठा पे हैं वो। लेकिन वहीं धंजू कटवारों को उसका लाभ नहीं मिला है।
और राजनीतिक पराकाष्ठा पर धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ मिल गया, लेकिन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं उसको है। छोड़ने को तैयार और नहीं। बगल वाला उसी तरह से झोपड़ी में अभिशप्त जीवन जी रहा है, बच्चे उसके पढ़ नहीं पाएंगे। और फिर विरोध क्यों? नहीं, उसके पीछे, विरोध के पीछे मंशा ये है कि आरक्षण को समाप्त करने का, या आरक्षण को छीनने का, या आरक्षण को कम करने की प्रक्रिया की शुरुआत है। लिहाजा उन लोगों के अंदर एक अंदेशा है, एक शंका है, एक उनको दूर तक दिखता हुआ कि जहाँ जहाँ सरकारें हमारे विपक्ष की हैं, हमारे विरोध की हैं, जो पोषित हैं किसी सोच के तले, मानसिकता के तले, वो निश्चित रूप से इसको लागू कर देंगी। जहाँ विपरीत मानसिकता की सरकारें हैं वहाँ उसको नहीं लागू किया जाएगा। ये शुरुआत है आरक्षण को ख़त्म करने की। लिहाजा उसको उन लोगों ने विरोध किया और पुरजोर विरोध किया, और उसी को उसका फिर राजनीतिकीकरण होगा विरोध का, और उसी के तहत फिर समीकरण बनेंगे, राजनीतिक समीकरण बनेगा, वोटों का समीकरण बनेगा, रोटियां सेकी जाएंगी। हाँ बिल्कुल। अगर अरविंद सेन मुख्यमंत्री होते यूपी के, असंभव नहीं है, हो सकता है, थोड़े से चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, हो सकते हैं, तो आप क्या करते? हम निश्चित रूप से एक पूरा सजरा पेश करते हैं आम आवाम के सामने, इसको लागू करने के पहले, कि आपकी आबादी का स्वरूप यह है, आरक्षण का स्वरूप यह है, इसमें इतने लोग लाभान्वित हुए हैं और इतने लोग आज की तारीख में भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। क्या इसको लागू किया जाए? एक जनमानस की राय लेते, उसी वर्ग की राय लेते, और शायद वो एक जो निकल करके उसका निर्णय आता, उस पर अमली जामा पहनाते। अरविंद जी, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, इस कालखंड में क्या किसी मुख्यमंत्री ने कभी किसी काम के लिए दबाव बनाया कि कप्तान साहब यह काम हर हालत में करके बताओ? शायद मुझे, और फिर रात की नींद आपकी गायब हो गई हो, परेशान हो गए हो? मेरा सौभाग्य है कि ऐसी परिस्थिति मेरे साथ पैदा नहीं हुई। ऐसा संभव है? ऐसा संभव था। अरे इतनी बार आप हटाए गए और ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं पैदा? लेकिन मुझसे बिना बात किए हुए हटाया गया। अच्छा, मुझे हटा दिया गया, और शायद 24 घंटे भी नहीं लगे हैं हमने अपने पद को छोड़ने में, वहाँ से हटने में। और ये मेरा इतिहास रहा है, कोई इसमें कोई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मात्र 31 साल के जीवन का, प्रशासनिक जीवन में मैं 42 बार ट्रांसफ़र हुआ हूँ, और जो खराब से खराब पोस्टिंग हो सकती है उनमें रहा हूँ मैं। तो इसलिए उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जितनी बुरी पोस्टिंग हो सकती है पीपीएस की, एडिशनल एसपी की, और क्या कहते हैं कप्तान की, वो सारी पोस्टें मैं कह रहा हूँ। भाई साहब, एक ही दो जिले में कप्तानी करने के लिए मिलता है, आपको 5-5 जिले में कप्तानी करने के लिए मिला? कुल मिला के उसका कालखंड 3 साल 8 महीने है। अच्छा, मतलब 3 साल 8 महीने में 5 जनपदों में कप्तानी? 5 जनपदों ने। एक जगह का हमारा कालखंड है 62 दिन का। अच्छा। आपके गाजीपुर का 80 दिन का, और क्या कहते हैं 12 महीने 12 दिन का आजमगढ़ का है, और 16 महीने का लखीमपुर खीरी का है, 13 महीने का मिर्ज़ापुर का है। किसी जनप्रतिनिधि से कभी टकराहट मानसिक हुई है? हाँ। आमने सामने किसी से टकराहट नहीं हुई, लेकिन उनका विरोध मुझे महसूस हुआ है। उनकी गाड़ियों का चालान कभी करवाया आपने? कुछ ऐसे जिससे कि एक संदेश गया हो कि कब? जब मैं एसपी ट्रैफिक के रूप में था तो ढेर सारे प्रकरण आए थे मेरे सामने, और थोड़ा विरोध नहीं हुआ है, बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है। अब उन घटनाओं को बाय नेम हम नहीं बता सकते हैं, और न बताना चाहिए। वर्तमान में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव, यहाँ अवधेश प्रसाद कई बार यहाँ से विधायक हुए, मिनिस्टर भी रहे, अब वह सांसद हो गए हैं जी। सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को यहाँ से उतारा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आना अभी बाकी है। इसे लेकर के भाजपा का सांसद यहाँ से हार गया, प्रधानमंत्री भी यहाँ पूरा जोर लगाए, योगी जी ने पूरा खजाना खोल दिया, लगातार आते जाते रहे, हार गए। हार के कारण पर 2 लाइनें। हार का कारण था आत्मविश्वास, दूसरा जो क्या कहते हैं उनके प्रत्याशी का इस बात से मुतमईन हो जाना कि हम चुनाव जीते हुए हैं, राम मंदिर बन गया, चुनाव जीत गए, और आम जनता के बीच में उनकी शिरकत ना होना, आम जनता के बीच में उनका ना जाना, चुनाव को एक खेल के रूप में लड़ना उनकी हार का कारण हो सकता है। दूसरी तरफ जो पीडीए का गठन हुआ,
संविधान की सुरक्षा के नाम पे, संविधान के खात्मे के नाम पे लोगों को जो गुमराह किया गया, या यूँ कह लीजिए कि उनको चिताया गया कि संविधान खत्म, संविधान दोनों बात आप कह रहे हैं भाई साहब। संविधान गुमराह किया गया, चेताया गया, संविधान खतरे में है। क्या सच में संविधान खतरे में लग रहा था कि संविधान खतरे में है, संविधान ये लोग बदल देंगे संविधान? देखिए, जो प्रचार किया गया, प्रचार करने अरे आपको क्या लगा? नहीं, हमें तो ये लगा कि संविधान खतरे में नहीं है। अच्छा, यह लगा? हाँ, यह संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि इस देश की आत्मा है संविधान जी। और जिस दिन संविधान पे कोई अटैक करेगा उस दिन वो नेस्तनाबूद हो जाएगा, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो। संविधान खतरे में था नहीं कि संविधान खतरे में नहीं था। तो इसको इन लोगों ने एक स्टेटमेंट ने, कुछ लोगों ने आज उत्साह में जो चीज़ें कहीं, कुछ आंशिक तौर पे कुछ कतिपय संशोधन किए जाने होने थे, ये हम नहीं जानते, जो उनके हित में होते या कहीं के किसी वर्ग विशेष के हित में होते, वो संशोधन हो सकता, संभावित थे, लेकिन संविधान पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा ऐसा संभव नहीं था। तो लिहाजा जो संविधान खतरे की बात कही गई उस पर मैं बहुत एतबार नहीं करता हूँ। हाँ, वो ये है कि अपने हित में, स्वहित में, हिंदू हित में कुछ वो बदल दिया जाता, अमेंडमेंट करते। हाँ, कुछ अमेंडमेंट के संशोधन होते, उसकी चांस थे, लेकिन इस चीज़ के चांस नहीं था कि संविधान खत्म कर दिया जाए। तो उन लोगों ने गुमराह किया और गुमराह करके सत्ता पर, यानी अयोध्या सहित और तमाम सीटों पर काबिज होने में यह एक बड़ी भूमिका थी संविधान बदलने वाले गुमराह करने के बयान की। दरअसल उसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, उसका फ़ायदा यह हुआ कि बसपा के वोटर्स निश्चित रूप से जाकर के उस वोटर में समाहित हो गए जिसको कभी वोट नहीं देते थे, लिहाजा ऐसा हुआ है। और बैकवर्ड और SC OBC भी जो कभी वोट नहीं करता था, वो भी कहीं न कहीं गुमराह होकर के, या यूँ कह लीजिए उस सोच के तले वो निश्चित रूप से चला गया, अपने जो नैसर्गिक रूप से जिसका वोटर था उससे हट करके चला गया, अनुसूचित जाति जिसका नैसर्गिक वोटर है उससे हट करके चला गया। लिहाजा एक गठन हुआ, एक मानसिकता बनी, एक माहौल बना, राजनीतिक माहौल बना, उस राजनीतिक वातावरण और माहौल के तले ये निर्णय हुआ है। और PDA के जो गठन हुआ उसकी भी कहीं न कहीं भूमिका रही इसमें। जी। आगे विधानसभा में क्या दिख रहा है आपको? कौन सी विधानसभा? जहाँ हम हैं, मिल्कीपुर। देखिए, उपचुनाव मिल्कीपुर का जो लोग प्रत्याशा किए बैठे हैं, ये तो सच है कि सपा और भाजपा की आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन जो यहाँ क्या कहते हैं हालात हैं, वो जातीय समीकरणों में बहुत ज़बरदस्त रूप से सिमट करके रह गया। सपा के वोटर के पास आप जाएंगे तो सपा की बात करेगा, बसपा के वोटर के साथ जाएंगे तो वो दबे मन से कुछ कहेगा, लेकिन भाजपा के वोटर के पास जाएंगे तो वो भी मुखर होकर के बोलेगा। यहाँ जो सबसे अहम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और जो अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं मिल्कीपुर के क्या कहते हैं परिणाम के सापेक्ष, वो सारी भूमिका बसपा की होगी। बसपा का क्या कैडर, बसपा का वोटर और बसपा के लोग कितना चुनाव में शिरकत करते हैं, चुनाव में कितना अपना महत्व साबित करते हैं, कितने वोट कलेक्ट करते हैं, उसके बलबूते पे यहाँ का चुनाव का परिणाम होगा। ये बाकी तो सारी चीज़ें हैं। मैं भाजपा का वोटर अपना कमिटेड है, सपा का वोटर अपनी जगह कमिटेड है, उसमें कोई परिवर्तन, तरमीमी तब्दीली बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। लेकिन बसपा का जो वोटर है वो डिसाइड करेगा मिल्कीपुर के चुनाव के निर्णय को। बहुजन समाज पार्टी के मतदाता तय करेंगे कि जीतेगा कौन, जिधर जाएंगे वही जीतेगा। और नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो बहुजन समाज के पार्टी के साथ गए, अगर तबीयत से चल गए, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जितना वोट राम गोपाल जी को पिछले चुनाव में मिला था 40-46 हज़ार वोट, अगर वो आज की तारीख में भी पा जाएंगे तो परिस्थितियाँ और क्या कहते हैं परिणाम बदल जाएंगे। क्या बदल जाएगा? सपा के भी पक्ष में नहीं जा सकता, बसपा भाजपा के पक्ष में जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है यदि उसके मतदाता, बहुजन समाज पार्टी के मतदाता, भोजन के परंपरागत मतदाता अपने प्रत्याशी पर चढ़ जाते हैं तो जी, अन्यथा स्थिति दूसरी हो सकती। अवधेश कुमार जी ने क्या किया है भाई साहब? इतने दिन MLA रहे। अवधेश जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अवधेश जी मात्र एक बार यहाँ के MLA रहे, दूसरी बार 2022 में जीते हैं, 2.5 साल हो चुका और वो यहाँ से सांसद हो गए। 7 साल उनका अनुसूचित जाति की सीट होने के बाद उनका यहाँ का कालखंड है। उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया समाज हित में, जनहित में, और उसमें कोई उनका बहुत योगदान नहीं है। ना जनता इस नाते वोट दे रही है
बल्कि यहाँ तक कि उनके बारे में तो लोग झूठा मंत्री और झूठा विधायक के रूप में उनको प्रचारित करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ जो समीकरण बने हैं, जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उनके तले लोग वोट देने के लिए मजबूर हैं। अंतिम सवाल अरविंद जी से, मिल्कीपुर का एक मामला 12 वर्षीय बेटी का, हम टेक्निकल और विधिक मामलों में आपको उसमें जवाब नहीं चाहेंगे, तो उसमें एक नाम आया 65 वर्षीय एक मुस्लिम युवक का, मुस्लिम व्यक्ति का, मोहित खान का, और एक दूसरा उसका सहयोगी है। दोनों पर एक्शन लिया गया, डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अभी आई नहीं। कितने दिन में डीएनए टेस्ट, आप लोग तो बहुत कराए होंगे अपने कार्यकाल में, कितने दिन में आ जाती है और इसका क्या है? डीएनए टेस्ट बहुत विरल परिस्थितियों में कराया जाता है जी। जब पहचान को खोलना होता है, पहचान को उद्घाटित करना होता है, जानना होता है कि इस विषय में ये इनके पति हैं कि नहीं हैं, ये इन्होंने इनके साथ समागम किया है कि नहीं किया है, ये इनके पारिवारिक सदस्य हैं कि नहीं हैं। तो ये जब डीएनए टेस्ट हुआ था, एक नेताजी के प्रकरण में भी डीएनए टेस्ट हुआ था, शायद आप वो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, तो वो भी प्रकरण बहुत दिन तक नहीं, वह डीएनए टेस्ट कराए ही नहीं, शायद छटक करके चले गए कि हम नहीं कराएंगे और बेटा आ जाओ बेटा, तरस गया था तुम्हारे लिए। नेताजी शायद नहीं कराए थे हमको, जैसा भी है वो प्रकरण तो उठा था डीएनए का। अब वो नहीं रहे इसलिए कुछ कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं है। वो प्रकरण उस समय बड़ा हाईलाइटेड था डीएनए का। तो डीएनए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पहचान को उद्घाटित किया जाता है, और इसमें यहाँ भी डीएनए को लेकर के वो मांग की गई पार्टी विशेष के द्वारा। लेकिन मेरी यह एक अवधारणा है, विधिक अवधारणा है जी। 4 आदमी किसी, और वो शायद व्यवहारिक भी है और विधिक भी है और शायद वैज्ञानिक भी है, कि जब 4 आदमी एक लेडी के साथ समागम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो जो सीमन है वो किसी एक का ही ग्रेस्प करेगी, बाकी 3 का नहीं करेगी। ऐसी दशा में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 3 उसके साथ दुष्कर्म नहीं किए हैं। तो लिहाजा क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट को लेकर के ये तो साबित किया जा सकता है कि व्यक्ति विशेष इसमें शिरकत है कि नहीं है, उसका सीमन है कि नहीं है, लेकिन उसने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया। इसके और भी हमारी जो क्या कहते हैं वैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी विवेचनात्मक प्रक्रिया है, उसके भी स्वरूप है। उसमें लेडी का जो पीड़िता है उसका बयान एक लेडी कांस्टेबल या अधिकारी लेती है, उसके बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट जी के यहाँ कराया जाता है, 164 में उसका बयान कराया जाता है, उसका पहले 161 में बयान होता है, फिर 164 में बयान होता है। पीड़िता द्वारा जो भी कहा जाता है उसको अंतिम मान करके ही निर्णय लिया जाता है। और जब 164 के बयान के बाद वो क्या कहते हैं, डीएनए एक प्रक्रिया में एक और ही वो है, क्या कहते हैं, उसका परिष्कृत रूप, मजबूती का काम कर सकता है, लेकिन मुलजिम को निकाल दे ये प्रक्रिया में नहीं। तो अच्छा, ऐसे मामले आने पर बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उसे किस हद तक आप उचित मानते हैं? देखिए, अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो और वो निश्चित रूप से ज़मीन का जो स्वरूप है अतिक्रमण का हो, अवैध कब्जे का हो, और क्या कहते हैं बिल्कुल अवैधानिक हो, तो वो कार्रवाई ठीक कही जा सकती है। लेकिन विधिक प्रक्रिया, लेकिन जब बायस्ड वे में होती है तो ठीक नहीं कही जा सकती। उन्हीं तरह के प्रकरणों में जब कहीं और कार्रवाई नहीं होती है, एक जगह कार्रवाई होती है और कहीं वो दूसरे संप्रदाय का हुआ उस पर कार्रवाई होती है, तो उसको लेकर के जनमानस में एक उद्वेलन और प्रतिक्रिया होती है। एक विभेदीकरण हो जाता है संप्रदाय को लेकर के, और वहाँ एक संप्रदाय उसकी तारीफ करता है, दूसरा संप्रदाय उसकी निंदा करता है। तो इस तरह के क्या कहते हैं जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि ये उचित है कि अनुचित है। उनको उसमें तो सोच के तले वो उचित है कि अनुचित है, लेकिन अगर ये कार्रवाइयाँ सामान्य हो जाएं, हर बलात्कारी के साथ होने लगे, तब तो इसको आप उचित कहेंगे। और जब 100 बलात्कारियों में से 5 के साथ हो रहा है, 95 के साथ नहीं हो रहा है, तो ये इसको बहुत उचित नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं बायसनेस दिखती है इसमें। तो अगर बायस्ड होकर के कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है, भले वो वैधानिक और क्या कहते हैं नियमगत हो। लेकिन अगर वो निरपेक्ष भाव से की जा रही है तो उसके सापेक्ष क्या कहते हैं उसको हम अच्छा कह सकते हैं। अब ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें अलग अलग राय है,
कुछ लोगों का कहना है कि बायस्ड हो करके अन्य संप्रदाय का होने के नाते ऐसी घटना कारित की गई है। तो इसको लेकर के मत मतांतर है, उस पर बहुत कुछ, हमारा मत कुछ भी हो सकता है और किसी का मत कुछ हो सकता है, लिहाजा उस पर बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। इसी फैजाबाद में अभी 1 महीने के अंदर ढेर सारी घटनाएं बलात्कार की घटी हैं। आज भी एक घटना हुई है महाराजगंज थाने की, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका राजनीतिकीकरण किया गया, इसका सांप्रदायिकरण किया गया, इसका जातीयकरण किया गया और मिल्कीपुर है इसलिए, और उसको लिहाजा इस घटना को लेकर के लोग संवेदनशील हुए। मतलब यह मिल्कीपुर है और उपचुनाव है सर पर, हाँ, इसलिए भी इस घटना को लेकर के संवेदनशीलता हुई है और कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हुआ है। और वही नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण भी हो गया है। जिस मकसद से किया गया है वो मकसद शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक संप्रदाय निश्चित रूप से इकट्ठा हो गया है और कहीं ना कहीं नुकसानदायी होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं, जो नुकसान करेगा, निश्चित नुकसान। अरविंद जी, अंतिम सवाल यह है कि पुलिस कप्तान रहते हुए किसी चौकी इंचार्ज की शिकायत आई, किसी थाना प्रभारी की शिकायत आई, तो तुरंत तो आप जान नहीं गए कि यह दोषी है। प्रथम दृष्टया इस मामले में दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई होती है, ठीक है, लाइन हाजिर कर देते हैं, निलंबित प्रक्रिया यही है, और फिर जांच बैठा देते हैं। इस मामले में मिल्कीपुर में ही अब हम आपको ले चलते हैं, तो मोईद खान सपा के नगर अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, ऐसा आरोप लगा, अपराध दर्ज हुआ और अपराध दर्ज होने के बाद वह जेल गए। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह नहीं चाहिए कि उन्हें पद से हटा दें अथवा पाले रखें, या कह करके कि हम इनके सच्चे हितैषी हैं? किस दृष्टि से आप, चूँकि एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में आप हैं और आप पुलिस के अधिकारी भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? ऐसे मामले आए, अपराध दर्ज हुआ, यह सारी बातें आई, DNA हुआ, क्या उन्हें पद से हटा देते प्रथम दृष्टया यह देखते हुए? देखिए, दरअसल जब उनकी सोच उन तक जो चीज़ें जानकारी में हैं जी, पार्टी के मुखिया तक, अगर उससे वो मुतमईन नहीं है, आप दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो दोषी नहीं है, उनके जो रिसोर्सेस हैं, उनके जो संसाधन हैं, उनकी जो जानकारियाँ हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने अगर बताया कि साहब ये गलत हुआ है, तो उसके तले हो सकता है उन्होंने निर्णय लिया हो कि हमें नहीं करना है, उसको पदच्युत नहीं करना है। सरकार को जो कार्रवाई करनी है, विधिक जो कार्रवाई होनी है वो होने दीजिए, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि ये सोच हो सकती है उस मुखिया की, और इसी के तले उन्होंने निर्णय लिया हो। क्योंकि तो क्या मुखिया ने मान लिया कि जो भी हुआ है सब वैधानिक हुआ है, और मोईद खान तथा एक और उसका सहयोगी, उनकी जो इंटेलिजेंस होगी, उनकी जो सूचना होगी, उनके लोगों ने जो कहे उनको जानकारी दी होगी, और जो उन्होंने जा करके उसकी समीक्षा की होगी, उसके तले उन्होंने अगर पार्टी से उनको नहीं हटाया तो उनका अपना निर्णय है, लेकिन वो निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं मुतमईन हुए होंगे, जानकारी उन्होंने हासिल की होगी कि क्या ये सच घटना है, और अगर वो हटाते उसको पद से तो ये भी हो सकता था उसकी प्रतिक्रिया होती, उसका नुकसान होता। लेकिन जब लोग उनको नहीं हटाया, लोगों ने उनके स्टैंड को देखा कि हो सकता है कि माननीय ने जो किया है वो सही किया है, लिहाजा उनकी तरफ से एक संग्रहण हुआ है, एक संप्रदाय का संग्रहण हुआ है, एक केंद्रीकरण हुआ है, केंद्रीकृत हुए हैं लोग। उसको आप दूसरे रूप में राजनीति की, अगर कोई राजनीति कर रहा है तो दूसरा पक्ष भी राजनीति करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो दोस्तों, ये थे अरविंद सेन जी, जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे, अब नेताजी हो गए हैं, पाजामा कुर्ता, और अब क्षेत्र में निकलते हैं, लोग आते हैं, या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, पिताजी की विरासत रही है जिसे अब संभाल रहे हैं, उसे और भी आगे बढ़ाएंगे, हताश और निराश नहीं है। अरविंद जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।